बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार। सरमायाकार इंतहाई मोहतात हो गए। 100 इंडेक्स 40,000 की नफसातियत खो बैठा। 45,600 और 45,700 के लेवल पर 100 इंडेक्स आज ट्रेड हुआ और मार्केट का अख्ताम रेड जोन के साथ हुआ। 300 साढ़े 300 पॉइंट्स की करेक्शन देखी गई ट्रेडिंग के दौरान और ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स रेड जोन में आ गए। कराची स्टॉक मार्केट माइनस हुई, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जाहिर सी बात है, आपके इन्फ्लोज का मसला है, आपके मुल्क में इन्फ्लोज नहीं आ रहे। फिर सऊदी प्रिंस भारत जरूर गए लेकिन पाकिस्तान नहीं आए और इसी की वजह से मार्केट का आज हमने देखा कि मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए। इन्वेस्टर्स ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि सऊदी प्रिंस आएंगे, बड़े ऐलानात करेंगे, कुछ मुआशी खुशियाँ उनको मैसर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। और जाहिर सी बात है, सऊदी प्रिंस को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कुछ हमारी मुआशी रिफॉर्म्स को लेकर, कुछ हमारे इकनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर। उन्होंने कहा है कि आप इसको दूर करें ताकि जल्द अज जल्द सऊदी अरब यहाँ पर सरमायाकारी करे। ग्रीन सिग्नल तो हमें मिल गया है कि सऊदी अरब, यूएई, गल्फ कंट्रीज़ हमारे मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स को हमने बेहतर करना होगा। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से आज कराची स्टॉक मार्केट हिचकोले खाने लगी। हमने देखा कि ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ, उसमें कभी प्लस कभी माइनस और फिर एट दी एंड हमने देखा कि मार्केट मुकम्मल तौर पे माइनस हो गई। 100 इंडेक्स ग्रीन जोन से रेड जोन में आया और फिर रेड जोन में बंद हुआ। सबसे बड़ा मसला आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का था, जो कि हम सोच रहे थे कि आएगी और सऊदी प्रिंस आके कुछ ऐलानात कर देंगे और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने की उम्मीद बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब देखें, वही बात आ जाती है कि हमारी जो ब्लैक मार्केट है उसने हमारी रेमिटेंसेस को हिट किया, जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस बेहतर सतह पे आने की इतनी उम्मीद नहीं है। इसी की वजह से करेंसी मार्केट में आइंदा आने वाले दिनों में रुपए पर दबाव देखा जा सकता है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि इंटर बैंक और ओपे मार्केट में डॉलर की कदर कम हुई है। ओपे मार्केट में डॉलर 299 रुपये पे आ गया और इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 300 रुपये पर आ गया। इंटर बैंक और ओपे मार्केट में डॉलर की मुसलसल कदर में कमी का सिलसिला जारी है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में, यानी चंद हफ्तों में, ओपे मार्केट में और इंटर बैंक में डॉलर 250 रुपये पर आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है, आना चाहिए। क्रैकडाउन हुआ है सट्टा माफिया के खिलाफ, स्पेकुलेटर और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ जो डॉलर्स मार्केट के अंदर स्पेकुलेट कर रहे थे और स्मगलिंग कर रहे थे। ये एक अच्छा खुशाइन साइन है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हमने इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ भी करनी है और फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी रुपी पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है कि 2 माह के अंदर अंदर अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसा साइन है जिससे आइंदा आने वाले दिनों में हमारी रुपी पर अफेक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब वहाँ पर पाकिस्तानी रुपी में ट्रांजैक्शन बैंड होगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो वो डॉलर ख़रीदेंगे और डॉलर मुँह मांगी कीमत पे ख़रीदा जाएगा। तो अगर ये क्रैक डाउन जो अभी हो रहा है ये परमानेंट बेस पर होता है, यानी इसको फ्रीज़ नहीं किया जाता आगे जाके, तो ये तो हम कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ अब अगर ये क्रैक डाउन स्लो होता है या रोका जाता है या 2-3 महीने के बाद फिर पॉलिसी में नरमी इख्तियार कर ली जाती है, तो यकीन करें आइंदा आने वाले दिनों में रुपया बहुत ज़्यादा वीक होगा और डॉलर की कीमत फिर से ऊपर जाएगी। लेकिन हम उम्मीद अच्छी रखें और अभी हमने जो क्रैक डाउन का आगाज़ किया है ये हम उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि हम यकीन के साथ हैं कि यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर ना सिर्फ कम होगा, रुपया ना सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि जो स्मगलिंग कल्चर है जो हमारी मईशत को खोखला कर रहा है, ये इसको वो अब रोका जाए। क्योंकि छोटे स्मगलर्स हो गए, छोटे चोर हो गए, इनके खिलाफ अभी क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ है। हम दुआगो हैं कि अगर हमने अपनी मईशत को बेहतर करना है और मईशत को अगर परवान चढ़ाना है तो हमें बड़े चोरों के खिलाफ यानी अशराफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन करना होगा। अदरवाइज़ हम अपनी मुआशी इस्लाहात नहीं कर सकते। इन्हीं वजूहात की बिना पर हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे दोस्त ममालिक हम पे एतबार नहीं कर रहे। हमारे मुल्क में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल का भी मसला है, आइनी बहरान का भी मसला है, सियासी कशीदगी भी है, मुआशी मसाइल भी हैं और फिर जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में अशराफिया ने एक सिस्टम सेट किया हुआ है। वो सिस्टम जब तक रहेगा आपके मुल्क में लोकल इन्वेस्टर भी डिस्टर्ब रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टर तो आना बहुत दूर की बात है। इसी की वजह से हमारे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स माइनस में चले गए, क्योंकि आपके मुल्क में अशराफिया का एक निज़ाम है। जिसको चाहा गैस दे दी, जिसको चाहा गैस पर सब्सिडी दिलवा दी, जिसको चाहा बिजली दिलवा दी, जिस पे चाहा बिजली पे सब्सिडी दिलवा दी। ये सब्सिडी कल्चर ने आपके मुल्क की मईशत को खोखला किया है। इसी की वजह से आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ख़तरनाक हद तक नीचे चली गई। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने अब ज़रूरी थे और जो कि हो रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर पाबंदी लगाने की जो बात की है और 2 माह की डेडलाइन जारी की है, इस हवाले से इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं जफ़र पराचा, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। जफ़र साहब, अफगानिस्तान ने तो बड़ा ऐलान कर दिया, क्या असरात मुरत्तब होंगे इसके हम पर? देखिए जनाब, बात यह है इस तकरीबन 8-10 महीने पहले भी अफगानिस्तान ने यही ऐलान किया था जी कि पाकिस्तान की करेंसी में लेन देन नहीं होगा और जिसके पास से पाकिस्तान करेंसी निकलेगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। जी तो फिर वहां के लोगों ने एहतजाज किया क्योंकि पाकिस्तान में की करेंसी अफगानिस्तान में सेकंड करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती है डॉलर के बाद। जी क्योंकि सारा का सारा अगर हम देखें तो अफगानिस्तान को पालते भी हम हैं, फीड भी हम करते हैं हर तरह। और कई सालों even से, then, कई दिहाइयों से। कई दिहाइयों से, जब से अगर हम देखें जाहिर शाह के बाद से, बिल्कुल। बादशाह जो था ना जाहिर शाह के बाद से आज तक उनका पूरा बोझ हर तरह का, खाने पीने का, हर चीज का उनका। और फिर हमने उनकी मेजबानी भी की। वो बिल्कुल। अलग बात है कि हमने खुद लोगों की मेजबानी की क्योंकि हमने उनके आने से असलहा, मंशियात, दहशतगर्दी, तालिबान, बैड तालिबान, गुड तालिबान, जी और हमने उसके अलावा फिर बहुत सारी दुनिया की भी मुखालफत मोल ली अपने इस्लामी बरादर हम साया होने के दर्द के अंदर। बिल्कुल। तो इन्होंने पिछले और लेकिन हमेशा अफगानिस्तान ने कोई भी हुकूमत रही हो उसने पाकिस्तान दुश्मनी में कोई भी हद तक जाने में कसर नहीं छोड़ी। अब भी उन्होंने आते ही आपने देखा कि पहले पाकिस्तानी करेंसी में पाबंदी लगाई, अब फिर उन्होंने पाबंदी लगाई। और ये जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो स्मगलिंग रोकी है, जो कि इदारों का काम था करना, उन्होंने मजबूरी में उनको अपने लेवल से नीचे आके ये काम करना पड़ा, जी हालात मजबूरी। तो साथ ही अफगानिस्तान ने पहले आपके बॉर्डर के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी हमारी फोर्सेस पे, और तो और हमने कल देखा गिलगित बल्तिस्तान के तक चले गए वो लोग, जी चित्राल। बिल्कुल ऐसे ही है। और ठीक है, और फिर दहशतगर्दी की नई लहर उन्होंने शुरू करा दी है। और उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो सर्कुलर जो पहले वापस ले चुके थे उन्होंने दोबारा निकाल दिया। और अब तो 2 माह की डेडलाइन के बाद मुकम्मल पाबंदी का भी ऐलान कर दिया है। जी अच्छा, अब उसका असरात आपने पूछे हैं तो उसके असरात ये होंगे कि वो जो पाकिस्तानी रुपया वहां पे ट्रिलियंस के हिसाब से वहां पड़ा हुआ है, जी मन और टनों, वो उसके डॉलर पर यहाँ से खरीद के स्मगलिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। जी। और हमारे यहाँ जो स्टेबिलिटी आई है उस स्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए ये इक़दाम किया गया है। सही। लेकिन दोबारा जफर से। साहब, और अगर हमारा क्रैकडाउन जारी रहता है और हमारा क्रैकडाउन आइंदा आने वाले दिनों में मजीद सख्त हो जाता है और हम इसको परमानेंट बेस पर रखते हैं, अगर परमानेंट इसको थीम पे रखते हैं कि नहीं भाई हमने क्रैकडाउन का सिलसिला हमने जारी रखना है, अभी तो छोटे चोरों के खिलाफ हो रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में बड़े चोरों के खिलाफ करते हैं, तो उनका ये उनकी जो ये चाल है या उनका जो ये फार्मूला है, ये तो फिर नाकाम हो जाएगा ना, इतना असरअंदाज नहीं होगा हम पर। इंशाल्लाह मैंने भी यही कहा, मैंने ये नहीं कहा कि स्मगलिंग होगी, जी मैंने कहा वो कोशिश करेंगे यहाँ से स्मगलिंग करने की। बिल्कुल। ठीक है। और इंशाल्लाह अब के हमारी जो जो एस्टेब्लिशमेंट खुद मैदान में आ गई है जी तो उम्मीद ये है कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, अगर सिवाय इसके कि जो उनके यहाँ पे काउंटर पार्ट हैं पाकिस्तान में, स्मगलर्स लोग या हमारे महकमों में काली भेड़े, जी तो इस दफा लगता है कामयाब नहीं होंगी। अगर वो कोशिश भी करेंगे तो हमको हमारी एस्टेब्लिशमेंट फुल विजिलेंट नजर आती है। और अपनी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि जब से हमने अफगानिस्तान का बॉर्डर सील किया है जी तो आप ये देखिए कि अफगानिस्तान की करेंसी दोबारा डिवैल्यू होना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे जो ही है। दिन ब दिन रिवैल्यू हो रही थी वो 3-4 दिन के अंदर तकरीबन 10% डिवैल्यू हो गई। अच्छा जफर साहब आखिर में मुझे ये बता दें, आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया बैंक और ओपे मार्केट में डॉलर को कहाँ देख रहे हैं? ये बातें जेर गर्दिश हैं कि 250 रुपये का इंडिया बैंक और ओपे मार्केट में डॉलर हो सकता है। SIFC का इजलास हुआ था, उसमें भी ये बातें आई
कि हमने डॉलर को 250 रुपये तक लेके जाना है, ये हमारे जराए हमें बताते हैं। क्या आप समझते हैं कि वाकई में आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर इंटरबैंक और रुपए मार्केट में 250 रुपये का हो जाएगा? ये तो बड़ी खुशहाल बात था। देखिए, इंशाल्लाह लाजमी होगा। और अगर इसी तरह हम डिवोटेड रहे, जी। अगर इसी तरह हम कमिटेड रहे, और जैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कारोबारी लोगों को मिल के जो एक नया वलवला और नया अज़म दिया है, जी। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इसको 250 से क्या वापस इसकी अपनी औकात में ले आए डॉलर को। बहुत शुक्रिया आपका जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में 250 रुपये का हो सकता है, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जो मार्केट बेस वैल्यू है ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की, वो 250 रुपये से भी कम है। इस वक्त हम लोग ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जब हम वापस आएंगे तो हम G20 समिट कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इंडिया ने G20 समिट कॉन्फ्रेंस में जो बड़े मंसूबे के साइंस हुए हैं उधर, और बड़े मंसूबों के ऐलानात किए हैं, इस हवाले से खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे और पाकिस्तान को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, ये तमाम उमूर पर हमारी गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अमीन आशवानी ने, मौशी तज्जियाकार हैं और पाक भारत तिजारत के हवाले से बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं। अमीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे हरीफ ने कल न्यू दिल्ली के अंदर एक G20 समिट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और बड़े बड़े मुआहदे कर दिए। एक बड़ा मुआहदा किया इकनॉमिक कॉरिडोर का, जो G20 समिट में भारत ने जो किया है, वो रूट का इफ्तिताह किया है, मशरिक़ वस्ता से होता हुआ, यूरोप से होता हुआ ये अमेरिका तक इसकी रसाई होगी, और ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट कल अनाउंस किया, और इस पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने, यूनाइटेड किंगडम ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने, सब ने इसको अप्रूव किया है और इसको बड़ा खुशाइन करार दिया है। हमारा हरीफ तरक्की की राहों पर गामजन है। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं अमीन साहब? देखिए, हमें पहले अपना घर ही हमें सही करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो कॉरिडोर बन रहा है, ये चाइना और यूएस की राइवलरी है, और या वेस्टर्न, आप कह सकते हैं, क्योंकि ईयू भी अब इसका पार्ट हो गया है। बिल्कुल। तो वेस्टर्न कंट्रीज वर्सेस चाइना है, राइट। जी। इसमें अब इंडिया को वो इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, तो अपने अपने मुल्क के अपने अपने मफाद होते, तो इसमें फिट हो रहा है। तो इसमें कोई वो इंडिया का कमाल नहीं था, जितना था कि उनकी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है चाइना के खिलाफ उनको एक उनको अपोनेंट खड़ा करना है, राइट। उसके तो ये है, इसका ओवरऑल है। इस पर हरीफ और दोस्तों के जमाने खत्म हो गए, अब है फिर इकोनॉमिक राइवलरी की है। अब दोस्त दुश्मन, आई डोंट नो, इसमें से कंपटीशन होता है। एंड हमें अपना घर देखना है। इंडिया जो करता है करे, वी शुड नॉट, हमें अपना घर को हमें फोकस करना है। पाकिस्तान का भी अपना एक एडवांटेज था कि भी लिंक होगा फ्रॉम हियर टू सेंट्रल एशिया, देन था कि सीपेक के साथ वो लिंक होगा। लेकिन हमारी, आप देख लें, हमने अपने घर को हमने पूरा बेरागर किया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। इसमें आप देख ले, जो हमारा जो ट्रांजिट ट्रेड जो आप कहते हैं अफगानिस्तान के साथ है, राइट। अफगानिस्तान के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर 9/11। उस वक्त भी क्या होता था कि भाई तालिबान की हुकूमत थी, वहाँ टेलीविजन वीसीआर जो थे बैंड थे, लेकिन लाखों, 3.25 लाख टीवी वीसीआर हर साल आते थे अफगानिस्तान में। तालिबान रजीम जो कि वो आपको पता है वहाँ बैंड था, वो क्या होता था, वो सारा कदर वापस पाकिस्तान की मार्केट में आता था, राइट जी। आज भी आप देख लें, हमारी आदत आज भी वो नहीं सुधरी है। नेटो कंटेनर्स के हुए थे, इश्यूज हुए थे बीच में, वहां भी गड़बड़ हमने की नेटो के कंटेनर्स के साथ, उसमें भी सामान आया, वो भी हमारी मार्केट में आ रहा था। अभी हो रहा है ये ईरानियन डीजल आ रहा है, ये इधर आ रहा है, यहाँ से चीनी, ये सब जा रही। अब हम अगर ये स्मगलर्स का ही हमने पूरा बना दिया है और हम समझते हैं कि भी इसी में ही हमारी बेहतरी है, फिर ठीक है, फिर आप करते रहे। दुनिया कोई ना तो वो अंधे है, ना तो वो कोई बेवकूफ है।
वो कहते हैं कि यार ये कंट्री में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, गवर्नेंस सही नहीं है, स्टेक होल्डर सब मिले हुए हैं, स्मगलर्स का डेंट लगा हुआ है, तो कौन कौन आपको सीरियस लेगा? आप बताएं मुझे। बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं, लेकिन अमीन साहब मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? क्या हम लोग अपने मसाइल हल कर लें, यही बड़ी बात है, या फिर हम IMF की झोली में जाएंगे, या हम ब्रिक्स जो एक नया ग्रुप बन रहा है उसकी फहरिस्त में जाएंगे, या फिर हम चाइना पे इन्हिसार करेंगे? हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी है हमारी इस वक्त? भाई एक ही पॉलिसी होनी चाहिए कि सच बोले और थोड़ा सा ऑनेस्टी से हम जरा काम कर ले, इससे बेहतर पॉलिसी हो ही नहीं सकती है। ये ठीक तो है ना? बिल्कुल आप ये जी हाँ, जी पाकिस्तान एक टाइम था ब्रिक्स के इकोनॉमी में चांसेस थे, अगर हम अपनी ग्रोथ रेट को थोड़ा और एक्सेलरेट करके करते, हम ब्रिक्स में आज मेंबर बने होते हैं। हमने उधर से हमने रिवर्स गियर लगाया है, वही अब मैं क्या बताऊं, आई मीन यू नो सब यहाँ हमारे सारे लीडरों की तो कमी नहीं है, और सब एक से एक नारेबाजी है कि हम जैसा खैर ख्वाह नहीं है, सब सारी हुकूमत हमने चेक कर ली, राइट? तो जब तक हम सिंसियरिटी नहीं होगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, वो दुनिया की कम्युनिटी हमें सीरियसली नहीं लेगी। और ब्रिक्स में हम नहीं आ सके क्योंकि अपनी ग्रोथ रेट को हमने उठपटाख हमने चीजें की, हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किए, ग्रोथ रेट हमारा कम हो गई, हम ब्रिक्स में नहीं है तो नहीं है। अब बुकते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक हम बात करते हैं क्या, या क्या मुस्लिम उम्मा है, सारे सबका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अब अरबों को देख लो, उन्होंने इजराइल के साथ भी कर दिया, आइडियोलॉजी सब खत्म हुआ। जब इकोनॉमिक्स की बात आई, आइडियोलॉजी सब के सब खत्म हो गया। हम इधर बैठे कि हमारे मुस्लिम भाई है, मुस्लिम उम्मा है, कुछ वो जमाने गए, अब आइडियोलॉजी के जमाने गए। जी अब सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं इकोनॉमिक। हम अपना घर सही करें, हम अपनी गवर्नेंस सही करें, तो हम कहीं जा सकेंगे, वरना ब्रिक्स क्या और भी चीजों में हम आउट ही हो रहे हैं, क्योंकि रीजनल ब्लॉक्स है उसमें भी हम नहीं आ सकेंगे। आप कह रहे हैं ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हम बड़े एक्सपोर्ट के बेस बनेंगे, हमारी बायलैटरल या हमारी रीजनल ब्लॉक है ही नहीं, तो पाकिस्तान कौन आएगा कि भाई यहाँ आके बेस बना के एक्सपोर्ट करे? मिडल ईस्ट जाएंगे या इंडिया जाएंगे, इंडिया के साथ EU के साथ हो रहे हैं, आसियान के साथ उनके हो रही है, जी तो वो उधर जाएंगे, इधर क्यों आएंगे? हमने आइसोलेट किया हुआ है हमारे घर को। हम तो मेन चीज है, देखिए सोल्यूशन है, सब कुछ है, मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें जब तक हम अपना घर सही नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम रहेगा। अमीन साहब, एक CPEC का मंसूबा हम लेकर आए थे, वो अभी तक हम फाल नहीं कर सके, बेहतर नहीं बना सके। हम एक और मंसूबा लाए हैं, SIFC प्रोग्राम। आप क्या समझते हैं कि क्या हम CPEC को छोड़कर SIFC के ऊपर तवज्जो देकर इसको हम प्रेफरेंस में रखें, या फिर CPEC को और इनको दोनों को साथ चलाएं? लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सीपेक का ये तो समझे सिल्वर प्लेटर पर हमारे को सीपेक दिया गया है, सब कुछ, इन्वेस्टमेंट भी, टेक्नोलॉजी भी, नो हाउ भी, सब कुछ। इसमें देखते हैं हमारी तरफ से कितनी कोताहियां हुई है। 10 साल हो गए हैं, ये जो हमारा था कि 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 साल के बाद फिर ये सारी इंडस्ट्रीज आएगी, रीलोकेट होगा, वो हम फर्स्ट फेज से ही हम नहीं निकले हैं अभी तक। तो आई एम सेइंग हमारी अगेन इसे हमें अपने गिरेबान में हमें जरा झांक कर देखना चाहिए कि हमने क्या, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आई है, हमारे पास पोटेंशियल भी बहुत है, बिल्कुल। लेकिन जब तक हम अपने करतूत तब्दील नहीं करेंगे, हमारे माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, आपके पास और पोटेंशियल आते रहेगा और अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी, क्या 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 फायदा है? अगर हम अपना ये सही करते, मैं कहना सीपे की जरूरत नहीं, हम ऑटोमेटिकली सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो कहते हैं, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आप देख ले हम इंडेक्स में कहाँ है, फ्रॉम चोरी चकारी, झूठ बोलना, ये वे आप देख ले, करप्शन इंडेक्स में कहाँ है हम। बिल्कुल ऐसे ही आप उसी को वजह आप फरमा रहे देखें हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं हम इस्लामिक रिपब्लिक? बिल्कुल। आखिर में अमीन साहब ये बता दें, क्या हम जल्द जंगी बुनियादों पर सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या सऊदी अरब हम पे एतमाद कर लेगा? जो ताफुजात हैं इस वक्त सऊदी अरब को हम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई इन्वेस्टमेंट ये एक दिन में नहीं आएगी, ये एटलीस्ट 4 से 5 साल लगेगा अगर आई तो। जी ठीक है, नंबर 1। और भी कोई भी ये खैरात में नहीं दे रहा है इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स कोई लाएगा तो वो पैसे वापस भी ले जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो इसमें वो नहीं है कि हमारे रिजर्व में डाल रहे तो हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे। हमारे जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम है वो उधर के उधर ही खड़े हैं। यू गेट माय पॉइंट?
जी तो इसमें ये ठीक है, एक है दिल खुश करने की बातें आ रहा है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया या कोई भी हो जी उस वक्त डालेगा जब हमारी बेसिक फंडामेंटल सही होंगे, हमारी गवर्नेंस सही होगी, हमारे ये सारे के सारे हम सही करेंगे। कि $50 बिलियन की आपके पास इन्वेस्टमेंट आ सकती है। आप डॉक्यूमेंटेशन सही करें। यहाँ तो यही है ना कि खुला खाता, नॉन फाइलर्स, कैश बिल्कुल इकॉनमी चल रही है, जी 2 नंबर की स्मगलिंग हो रही है। तो मैं तो कहता हूँ इधर डोमेस्टिक इन्वेस्टर आज तैयार नहीं है इन्वेस्ट करने के, आप फॉरेन इन्वेस्टर को तो छोड़ें। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। इस वक्त हमें नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म करना होगा, फाइलर सिस्टम लेकर आना होगा। आपका बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमने अपने सिस्टम को बेहतर करना होगा, ऐसे इम्प्रेसिव रिफॉर्म्स लाने होंगे जिससे हमारी मुआशी तरक्की हो सके, मुआशी इस्लाहात हो सके। इस वक्त हमने स्मगलिंग को रोकने के लिए क्रैकडाउन का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन क्या इससे इतना हम रकम, इतना अमाउंट जमा कर सकेंगे कि हम एक महीने का भी अपना इंपोर्ट बिल उतार सकें? बिल्कुल भी नहीं। ये यकीनन पीनट्स हैं और इससे बड़ा काम हमने करना है। छोटे चोरों के खिलाफ अगर हम क्रैकडाउन कर रहे हैं तो बड़े चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन हम कब करेंगे? जब तक बड़े चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होगा, अशराफी के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। इस बात में कोई दो राय नहीं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुआशी तज्जिया का मुजम्मिल असलम ने इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि अफगानिस्तान भी अब हमारा हरीफ बनकर सामने आ रहा है। पाकिस्तानी करेंसी पर उसने पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया कि 2 माह के बाद पाकिस्तानी करेंसी में कोई लेन देन नहीं होगा, और कहा है कि बड़ी अच्छी बात है उस मुल्क के लिए जो अपनी ही लोकल करेंसी में ट्रेड करे। तो ये ख्याल अफगानिस्तान को आज क्यों आया? ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। देखिए, बात यह है कि वो भी कुछ गलत फहमी में है, और वो हमारे मौजूदा हालात से समझ रहे हैं कि वो उनके हालात जो है ना हमसे बेहतर हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये करके देख लें, ये इन्हीं के गले का हार बन जाएगा। ये तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अगर ये कर लें ये, तो ये जो हमारे मुल्क में हमारा जो इजाफी आटा, चीनी और ये जो खाने पीने का सामान वहाँ जा रहा था, जी वो इस बहाने कम से कम जो है वो उसमें कमी तो आएगी और हमारे लोगों को तो मिलेगा। तो ये, और दूसरी बात ये कि ये जो सामान, ये जो रुपया हमारा इस्तेमाल होता था, ये सामान खरीदने के लिए होता था हमारे मुल्क से, ठीक है। हम तो अफगानिस्तान से अभी पिछले दिनों कुछ कोयला लेना शुरू कर दिया था जी वो भी अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आलमी मार्केट में इसका रेट भी जो है ना 75% गिर चुका है। बिल्कुल। $440 से $110 पे आ गया। जी तो अब वो भी हमें लेने की जरूरत नहीं है वहां से। और दूसरा ये कि हमारे मुल्क में जो माशी बदहाली है, जी वो उसका जो सारा का सारा किरदार ही अफगानिस्तान है। बिल्कुल। यहाँ से स्मगलिंग कराने में, यहाँ से माल ले जाने में और सारा कुछ करने में। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को ना हमारे नोट ही बदल देने चाहिए, 5,000 का तो खास तौर पे, ताकि जो उनके पास उधर नोट पड़े वो जाया हो जाए, कागज हो जाए, और वो उनका शौक भी पूरा हो जाए। अच्छा मुजम्मिल साहब, कल G20 समिट कॉन्फ्रेंस हुई, रशिया और चाइना ने शिरकत नहीं की, लेकिन इंडिया ने एक बहुत बड़े मंसूबे का ऐलान किया और इसकी हिमायत अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ और गल्फ कंट्रीज़ ने कर दी, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक कल समझ लीजिए कि अनाउंसमेंट हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि रशिया और चाइना ने शिरकत नहीं की और ये ऐलान हुआ, तो क्या असरात मुरत्तिब होंगे इस खत्ते पे, और पाकिस्तान का हरीफ जो ये इकोनॉमिक प्लान जो बना रहा है वो किस हद तक कामयाब होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर चीज की एक नेचुरल राहदारी होती है ना। जी तो वो जो कल जिस कॉरिडोर का ऐलान किया है, ये वो वाली बात है कि आप कह रहे हैं कि सेरा में मैं जो है गंदम मंगाऊंगा, जी ठीक है ना। तो बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेरा में आप गंदम या चावल की फसल कर लेंगे। जी तो इस तरीके से वो राहदारी नहीं है जो इन्होंने कल ऐलान की है, बल्कि वो वहाँ के जो अमेरिकन और यूरोपियन है, उन्होंने भी इस पे जो है नक्शा लगा के बाकायदा बताया है कि ये कौन सी राहदारी है जिसमें जमीन का कांटेक्ट का वो ही नहीं है, बिल्कुल। सारा पानी पानी पानी। वो तो पहले भी हो रहा था, ठीक है ना। बिल्कुल। वो बेसिकली एक इंडिया में G20, अच्छा G20 का इंडिया में होना भी कोई अनहोनी नहीं है। बिल्कुल। पिछले साल जो है ब्राजील में हुई थी, उससे पहले इंडोनेशिया में हुई थी।
तो वो G20 के जो क्लब मेंबर होते हैं उसके मुल्क में बारी, जैसे एशिया कप होता है अभी हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान है। में होता है, कभी श्रीलंका में होता है, कभी किधर, जैसे वर्ल्ड कप होता है कभी बिल्कुल। पाकिस्तान में भी हुआ है पहले भी, ठीक है ना। जी तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है, ये हम पाकिस्तानियों ने अपने आप को खुद जलाने के लिए जो है ये कर दिए। वो एक वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, वो भी बारिश की नजर हो गया, आपने देखा। बिल्कुल, बारिश उन्होंने, का पानी भी था वहां पे, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है ना। अब वो उस प्रोग्राम से उन्होंने कुछ इंडिया को देना था, या इंडिया जो है वो उन्होंने एक मन अर्थ और वो नारा फेस करके सेविंग करनी लगाया थी, था। फेस सेविंग हाँ करनी थी, वो बहुत बड़ी मुश्किल से कर ली। हाँ, तो ये राहदारी जब तक नहीं होगी भाई किसी चीज की नेचुरल, जी तो वो जो है, अब जैसे डैम कराची में नहीं बन सकता ना, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उसके लिए ऊंची नीची जगह चाहिए होती है, पहाड़ चाहिए होता है जहाँ से पानी आएगा, वो एक नेचुरल होती है चीज ना। बिल्कुल इस तरह वो एक ऐलान कर दिए, वो आप ऐलान में ही रहे। और वो हमारे एक दोस्त ममालिक हैं, वो उन पे भी आपको पता है कि एक अमेरिका और जो है यूरोप का एक अपना असर रसूख है, तो वो मजबूरन वो जो है वो उसने कह दिया कि हाँ जी बन रहा है। उसकी ना कोई टाइम लाइन है, ना उसमें कोई इनिशियल सरमायाकारी की बात है, जी। ना उसमें ये बताया गया है कि ये कहाँ से इसका सिर होगा, कहाँ पे इसका पैर होगा, और सिर से काम शुरू होगा या पैर से काम शुरू होगा। और चाइना तो ये, रशिया इस समिट कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए, तो क्या इतनी अहमियत इख्तियार की थी इस समिट ने कि रशिया ने और चाइना ने इसको नेगलेक्ट किया? देखिए वो मेरा अपना ख्याल ये है कि इंडिया की वहाँ पे जो है फॉरेन पॉलिसी सामने आ गई। जी लेकिन एक चीज और है, आप अब इसमें थोड़ा सा हमें वो नहीं होना चाहिए। एक आपको पता है ना कि इन्होंने ब्रिक नेशन बनाया हुआ है, बिल्कुल ब्राजील, रशिया, तो बिल्कुल उसका इंडिया एक अहम रुकन है। बिल्कुल तो एक तरीके से ये उसका वहाँ ताल्लुक भी है। तो सही मैं इसको इतना वेट नहीं दूंगा, आपस की बात है। सही। अच्छा मुजम्मिल साहब, आखिर में ये बता दें कि हमारा क्रैकडाउन स्मगलर्स के खिलाफ जारी है। छोटे स्मगलर, छोटे चोरों के खिलाफ हमने क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया है। बड़े चोर, बड़ी अशराफिया के खिलाफ अगर हम क्रैकडाउन करें तो आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो बड़ी तेजी से होंगे और हम तेजी से तरक्की की जानिब गामजन हो जाएंगे? देखिए बात यह है कि भाई 90 रुपए किलो चीनी थी, वो 180 रुपए किलो गई, और पंजाब के वजीर आला ने जी 140 में जो है ना शुगर मिलों वालों से ऑफिशियली रेट तय कर लिया। बिल्कुल, उनको रिलीफ दे दिया बहुत बड़ा। हाँ दे दिया। अब वो उनके जो छापे बढ़ने थे वो अब खुला काम करेंगे। तो बिल्कुल कहेंगे जी तो वो तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमेशा से रहे ये काम कि किस तरीके से जो है ना बड़े को निकालना है। और मुजम्मिल साहब, आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं, सऊदी अरब की जानिब से जो इन्वेस्टमेंट करने की बातें हो रही हैं, तो SIFC प्लान के तहत क्या सऊदी अरब हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है, और क्या इसके बीच में हाई रुकावटें हैं जिसको हमने फौरी तौर पर हटाना होगा? देखिए मैं समझता हूँ कि ये सऊदी अरब से आज से नहीं, काफी अरसे से चल रहा है मामला ये रिफाइनरी का। जी नून लीग की हुकूमत के आखिरी दिनों में शुरू हुआ था, PTI का पूरा टाइम निकल गया, फिर ये 16 महीने निकल गए, जी ठीक है ना। वो रिफाइनरी में फिर अब आखिरी में हमने ये सुना था कि पाकिस्तान की कंपनियां भी उसमें 50% की शराकतदार होंगी। जी अभी ये जो आज से PDM के आखिरी हफ्ते 10 दिनों में, फिर अब वो जो है उसमें फिर एक नई बात आ गई है कि सऊदी अरब समझता है कि उनके जो सरमायाकार हैं जी वो जब अपना मुनाफा बेचते हैं तो वो वापस जाने की इजाजत नहीं मिलती स्टेट बैंक की तरफ से। बिल्कुल तो वो जो है वो सरमायाकारी एक पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म जो है ना, एक जो हम दरामद करते हैं बहुत ज्यादा तेल, जी तो वो तेल, खाम तेल जो है आएगा, फिर यहाँ पे पेट्रोल डीजल बनेगा, और उससे कोई रोजगार वगैरह का तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है जिसको बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, चंद एक लोग चला लेते हैं, बिल्कुल यानी कि तो वो लाखों की तादाद में रोजगार नहीं देगा। जी तो बहरहाल वो जिस खित्ते में बनेगी वहाँ थोड़ी सी तरक्की जरूर आएगी, लेकिन उससे पाकिस्तान के अभी जो मौजूदा हालात है, जी उस माशी हालात, उसमें कोई रिलीफ उससे नजर नहीं आएगा। बल्कि हो सकता है कि जब उसके दरामद होंगी मशीनरी प्लांट वगैरह, तो हमारा दरामदी बिल एक दफा बढ़ेगा 8-10 अरब डॉलर से, ठीक है। फिर उसके बाद वो लगेगा, फिर उसको चलेगा, तो वो एक तवील मुद्दती प्रोग्राम है। इसी तरीके से रिकॉर्ड एक मादनियात वाला भी प्रोजेक्ट जो है, उसमें अगर आज काम शुरू हो तो 2028 में जाके पहला ट्रक जो है वो तांबे का निकलेगा उधर से। अगर आज काम शुरू हो तो 2028 में हम समर हासिल कर सकेंगे इसका? हाँ, उससे पहला ट्रक निकलेगा तांबे का, कहने का मतलब ये। जी तो उस बीच में तो फिर हमें कुछ और ऑल्टरनेट मामलात करने पड़ेंगे ना, हालात बेहतर करने के लिए। तो वो चीजें बेहतर हमें करने फौरी तौर पे जंगी बुनियादों पर क्या क्या काम करने होंगे मुजम्मिल साहब? के लिए जंगी बुनियाद क्या होनी कि हम जो है
सबसे पहले तो जो हमने बरामदात और तरसीलात का हदफ हासिल किया था 2022 में, जी उसको हासिल कर लें। आज ही तरसीलात का नंबर आया अभी अगस्त का, वो सिर्फ 2.1 अरब डॉलर, पिछले साल से भी जो है ना $600 मिलियन, पिछले साल अगस्त में 2.7 अरब डॉलर था। यानी हम तो अपनी रेमिटेंसेस से ट्रेड डेफिसिट को कवर नहीं कर पाए। हाँ, रेमिटेंस और बरामदात ही जो है पिछले साल से हमारी कोई 9 अरब डॉलर के करीब कम है। तो 9 अरब डॉलर हम सऊदी अरब से सरमायाकारी 10 अरब डॉलर 12 अरब डॉलर एज्यूम कर रहे हैं, और वो भी कई सालों में। बिल्कुल हमारा अपना पोटेंशियल इतना है, हम उसको ज़ाया करेंगे। वही वाली बात है कि आप खुद अगर दिहाड़ी पे लग जाएं तो आप 2,000 रुपये दिन की दिहाड़ी कमा सकते हैं, लेकिन आप सिग्नल पे खड़े हो जाएं और आप दूसरे पे कहें कि यार ये मुझे जाते हुए कुछ पकड़ा जाए, तो अपना पोटेंशियल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अपने पोटेंशियल पे फोकस करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं। जाहिर सी बात है, जब ग्रे मार्केट को हिट लगी है तो आइंदा आने वाले महीनों में रेमिटेंसेस के फिगर्स बेहतर होंगे, और हम तवक्को जाहिर कर रहे हैं, ये उम्मीद भी हमें कि आइंदा आने वाले महीनों में बैंकिंग चैनल के थ्रू डॉलर्स हमारे मुल्क में आएंगे, दीगर ममालिक की करेंसी आएंगी और रेमिटेंसेस के फिगर्स बेहतर होंगे। जाहिर सी बात है, जब रेमिटेंसेस हमारे मुल्क की बेहतर होंगी, हमारी एक्सपोर्ट के फिगर्स बेहतर होंगे, तो हमारी इनकम बेहतर होगी, यानी हमारी आमदनी बढ़ेगी। हमें अपने खर्चों को कम करना होगा। इंपोर्ट बिल की अदायगी इस वक्त हमारे सर पर हैं, बैरूनी अदायगी हमारे सर पर हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हमें चैलेंजेस का सामना तो है, लेकिन अगर हम अपने रिफॉर्म्स बेहतर कर लें, अपने पोटेंशियल को इम्प्रेसिव कर लें, मीनिंगफुल कर लें, तो हम इन चैलेंजेस से काफ़ी हद तक निपट सकते हैं। और ये जो सिस्टम है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है, इस सिस्टम को अगर हम तोड़ दें, इस सिस्टम को अगर हम श्रिंक कर लें और इसके ऊपर हम वो सिस्टम बनाएं जो हमारी मुल्क की मईशत के लिए अच्छा हो, हमारे मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हो, हमारी सालमत और हमारी साख के लिए बेहतर हो, तो हमारा मुस्तकबिल यकीनन रोशन है। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।